हेलो फ्रेंड्स, वैद आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों इंडिया के नए मिशन के बारे में, जो स्पेस मिशन है। एंड द नेम ऑफ द मिशन इज शुक्रयान 1 मिशन। और ये मिशन जो है सुबह और शाम दो वक्त जो है हमारे आसमान में एक बहुत ही चमकीला तारा दिखाई पड़ता है, जिसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार यानी कि भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। इसी स्टार के अध्ययन करने के लिए इस मिशन को भेजा जा रहा है। इसे बेसिकली कई सारी सभ्यताओं में तारा या स्टार के नाम से जाना जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह तारा नहीं होकर एक प्लेनेट है। और यह प्लेनेट जो है इसका नाम वीनस या हिंदी में इसे हम कहते हैं शुक्र, जो कि सूरज से दूसरे नंबर का प्लेनेट है। इस प्लेनेट को पृथ्वी की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, जुड़वा बहन, क्योंकि इस प्लेनेट का अगर हम आकार कहें और इसका द्रव्यमान कहें तो दोनों ही पृथ्वी के लगभग बराबर है। काफी हद तक ये दोनों लोग एक दूसरे के क्लोज आते हैं। और पुरातन काल की सभ्यताओं में, जो कि चूंकि तारा दिखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा चमकीला ऑब्जेक्ट होता है ये बेसिकली शाम के आसमान में या सुबह के आसमान में, तो पुरानी जितनी भी सिविलाइजेशन थे, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन रहा, चाहे मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन रहा, चाहे भारतीय सिविलाइजेशन या हिंदू सिविलाइजेशन जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, उसने इस स्टार को प्रमुखता से अपने कल्चर में, अपने सिविलाइजेशन में जगह दी। रोमन सिविलाइजेशन में वीनस, जो कि सबसे चमकने वाला तारा है, इसको सुंदरता की देवी, बुद्धि की देवी और गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी यानी उर्वरता की देवी के रूप में इसको पूजा जाता था। अगर रोमन साम्राज्य से भी पहले के बारे में बात करें, जो सबसे पहली सभ्यता पृथ्वी के पटल पर उत्पन्न हुई, जिसका नाम मेसोपोटामिया था, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था, आपका सुमेरियन सिविलाइजेशन जो था, वहां भी इस स्टार का की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। दिन में प्रकाश देने के लिए सूरज, शाम को रात में प्रकाश देने के लिए चांद। और इसकी खास बात चांद की एक और थी कि जो कैलेंडर था, जो टाइम कीपिंग है, उसके लिए चांद की प्रमुखता इस सिविलाइजेशन में दिखाई देती है। साथ ही साथ तीसरी जो चीज दिखाई पड़ती है वो 8 पॉइंट्स के साथ जो है ये वीनस स्टार जो है ये आपको इसमें दिखाई पड़ता है। तो 3 पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी थी जिनको पुरानी साम्राज्य, जितने भी पुरानी सभ्यताएं थी, उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था अपने कल्चर में, और उनमें से वीनस भी एक पर्टिकुलर एक ऐसा प्लेनेट रह चुका है। तो फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल वी कैन से कि ये वीनस जो है ऐसा ग्रह रहा है जिसने इंसान की सभ्यता को, संस्कृति को, उसके विकास को प्रभावित किया। और आज की तारीख में स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौर में भारत जो है, और अन्य देशों के साथ साथ भारत भी जो है इस प्लेनेट को कल्चर और सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन के पर्सपेक्टिव से इसका अन्वेषण करना चाहता है, इस पर रिसर्च करना चाहता है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने इस मिशन को चलाने के लिए बेसिकली एक तरह से मंजूरी दे दी है। कैबिनेट जो है, भारत की कैबिनेट, उसने इसके लिए जो फंड्स हैं वो रिलीज कर दिए हैं। और अब ये मिशन जो है मार्च 29, 2028, मतलब आज से मोटा मोटा 3 साल के अंदर अंदर ये मिशन जो है ये अपने वीनस यानी कि शुक्र ग्रह तक पहुंच जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले तक जो है वीनस मिशन को एक तरह से हमने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया था, जिसे कहते हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी की सारी एम्फेसिस थी चंद्रयान 4 मिशन के लिए, लेकिन बड़े ही एक आश्चर्यजनक मोड़ आया है यहाँ पर कैबिनेट के डिसीजन में। अगर हम देखें कि चंद्रयान 4 के साथ साथ उन्होंने वीनस मिशन के लिए भी फंड सैंक्शन कर दिए। और हमें पता है कि इसरो जो है इट इज अ हाईली कैपेबल एजेंसी, और ये कुछ ही समय में यानी कि 36 महीने के आसपास समय होगा, मोटा मोटा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इतने कम समय में ये ऑर्बिटर मिशन को फैब्रिकेट करके बनाकर और उसको लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें, चाइना से के बारे में बात करें, जापान, रशिया, इंडिया, यूरोपियन एजेंसीज और साथ ही साथ अमेरिका, ये जो इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना दमखम रखते हैं, उसमें से बहुत ही कम कंट्रीज यानी कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, रशिया और जापान, इनके जो मिशन है वो वीनस तक गए हैं या वीनस के आसपास से होकर गुजरे हैं। चाइना का कोई भी मिशन अभी तक वीनस तक नहीं गया है। और इसलिए जो है ये जो स्पेस रेस है, अगर हम वीनस पर पहुंच जाते हैं चीन से पहले,
तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रहेगा, एक तरह का अचीवमेंट रहेगा। इस मिशन को जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तरह का ये ऑर्बिटर मिशन होगा, मतलब ये वीनस के चारों तरफ यानी शुक्र ग्रह के चारों तरफ उसकी कक्षा में केवल चक्कर लगाएगा, जैसा कि हमने देखा था चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 का जो मिशन था वो मिशन जो है चांद पर लैंड किया था, लेकिन ये मिशन वीनस पर लैंड करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये बेसिकली वीनस की ऑर्बिट में उसका चक्कर लगाएगा और वीनस की रिमोट सेंसिंग, जैसे कि हमारे आम सैटेलाइट्स करते हैं उसी तरह से ये वीनस की रिमोट सेंसिंग करेगा, मतलब ऑर्बिट से ही ये वीनस के अंदर की बातें या वहां की इमेजेस, उसका जो रिमोट सेंसिंग डाटा है वो भारत तक भेजेगा। तो मन में सवाल आता है कि जब हम इतने कैपेबल हैं, वी आर हाईली कैपेबल नेशन, और इसरो एक बहुत ही कैपेबल संस्था है, और उसने चंद्रमा पर जब लैंडिंग करा दी तो वीनस पे लैंडिंग कराने में क्या समस्या है? तो समस्या यह है कि वीनस जो है दिखता तो बहुत ही खूबसूरत सा है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। इसको एक जमाने में कहा लोग मानते थे, एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग मानते थे कि वीनस जो है वो शायद ये हेवन है, मतलब ये स्वर्ग का दरवाजा यहां से खुलता है। लेकिन जब आप वीनस पे पहुंचते तो आपको पता चलता है कि डोर टू हेल ये जो है आपका वीनस से खुलता। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ही खतरनाक किस्म का एटमॉस्फेयर है। यहां पर आप देखेंगे तो हर जगह वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, हवा में जो बादल हैं वो बहुत ज्यादा थिक क्लाउड्स हैं, और इनसे जो है सल्फ्यूरिक एसिड, आप सोच के देखिए दुनिया में हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा प्लेनेट है जहां पानी की जगह तेजाब की बारिश हो रही है। टेम्परेचर इतना ज्यादा कि 200, 300, 400 डिग्री टेम्परेचर, और ऐसी स्थिति में इक्विपमेंट्स, रोबोट्स, जो भी आप लैंडर लेके जाएंगे सब कुछ पिघल जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी अगर लैंडर उतरता है या चंद्रयान 3 जैसी लैंडिंग अगर हम वीनस पे कराने की कोशिश करेंगे और अगर हम सक्सेसफुल हो भी जाएं तो मिशन कोई बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला। सारे के सारे मिशन जो कि आज तक लैंड किए हैं वीनस पे वो घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इंडिया का पहला जो काम है, अगर हम लैंडिंग कराते तो वी आर गोइंग टू गेट सम इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर हम ऑर्बिटर मिशन लेके जाते तो वीनस का जो वीनस के बारे में जानकारी हम मंगलयान की तरह, जैसे मंगलयान 4-5 महीने के लिए मंगलयान का निर्माण किया गया था, लेकिन उसने 8 साल तक हमें जानकारियां दी। वैसे ही अगर हम ऑर्बिटर मिशन लेके जाते तो ऑर्बिटर मिशन भी हमें अपेक्षा है कि ये लंबे समय तक हमें जानकारियां दे पाएगा। तो ऑर्बिटर मिशन सस्ता होगा और साथ ही साथ जो है इनसे जानकारियां जो है भारत को बहुत ज्यादा मिल पाएंगी, जो इंडियन के स्पेस साइंटिस्ट और हमारे जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी, और ये मिशन कंपैरेटिवली लैंडर मिशन से सस्ता भी पड़ेगा। तो इसी वजह से जो है हम इसको ऑर्बिटर मिशन की तरह यूज कर रहे हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये वेनेरा जो स्पेसक्राफ्ट था रशिया का, उसके ने ये इमेज दी थी वीनस के सरफेस की, और ये सरफेस अगर आप देखेंगे तो इसमें पीला सा टिंट आपको दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा येलोइश कलर दिखाई पड़ रहा है, और ये जो इन्वायरमेंट है, जो सरफेस है, ये बिल्कुल भी हॉस्पिटेबल हमें नहीं दिखाई पड़ता। सल्फ्यूरिक एसिड ही हर जगह फैला हुआ है, और इंसान तो यहां पर एकदम अगर उतर जाए तो तुरंत ही जल जाएगा, और अगर एक सांस ले ले तो उसके फेफड़े तक जल जाएंगे। लेकिन फिर भी एक समय में हो सकता है कि ये जो ग्रह है वो पृथ्वी जैसा रहा हो, या पृथ्वी जैसा जीवित ग्रह ना होकर उससे कुछ मिलता जुलता ग्रह रहा हो, लेकिन इसकी दुर्गति इतनी ज्यादा कैसे हो गई है, ये बात जो है हमारा जो वीनस का के लिए जो समर्पित शुक्रयान है वो शायद पता लगाने की कोशिश कर पाएगा। तो ये मिशंस जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तक केवल जो है 4 देश हैं। एक है आपका सोवियत यूनियन, जिसको एक जमाने में यूएसएसआर और आज की तारीख में रशिया या रूस के नाम से जानते हैं। दूसरा अमेरिका, तीसरा यूरोपियन एजेंसी और चौथा जापान। ये 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने वीनस को डेडिकेटेड मिशन चलाए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और केवल रूस के ही जितने भी मिशन से, वेनेरा सीरीज के मिशन से, उसमें से कई सारे जो है वीनस पे उतर पाए। इसके अलावा नासा ने आज तक हिम्मत नहीं की कि वो अपना कोई भी स्पेशल तरह का कोई लैंडर मिशन जो है इस पर उतारे। बस वीनस के चारों तरफ चक्कर लगा लिया या उससे फ्लाई बाई कर लिया, दूर से ही इसको नमस्कार करके नासा के सारे मिशन चले गए हैं। हालांकि आने वाले समय में नासा कोशिश करने जा रहा है कि वो भी वीनस पे उतरे। तो बेसिकली अगर हम पहुंच पाते तो हम एज अ इंडिया, क्योंकि हम जैसे ही अगर इस ऑर्बिटर मिशन को ले जाएंगे तो हम इन 3 कंट्रीज, अमेरिका, यूरोपियन एजेंसीज और तीसरा जो जापान की जाक्सा है, इन तीनों के बराबरी में आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा भी ऑर्बिटर मिशन वहां पर पहुंच चुका होगा। तो
ये जो मिशन है, जिसमें आपको पता है इतना ज्यादा बड़ा मिशन है, इतनी दूर जाना है, वीनस तक जाना है, तो ये मिशन जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतना हैवी लोडेड मिशन है, तो इसके लिए इंडिया का सबसे ज्यादा हैवी लोडेड रॉकेट, जो सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट है और जिसका नाम है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको पहले पुराने जमाने में कुछ ही पहले तक GSLV के नाम से जाना जाता था। इंडिया का सबसे मजबूत लॉन्च व्हीकल, सबसे ज्यादा ताकत लॉन्च व्हीकल, जिसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी लगी हुई है, उसके द्वारा जो है हम इस व्हीकल को आने वाले समय में 2028 तक लॉन्च करेंगे। 2000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने चंद्रयान 4 के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, कैबिनेट ने रिलीज कर दी है, और इन 2000 करोड़ रुपयों की सहायता से जो है हम चंद्रयान 4 रिलीज करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह रहेगी, चंद्रयान 4 चंद्रमा तक जाएगा, चंद्रयान 3 की तरह उस पर उतरेगा, वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा और सैंपल्स को लेकर वापस हम अर्थ पे जाएगा। तो ये भी एक तरह का बड़ा माइलस्टोन है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ रुपए तक, 2104 करोड़ रुपए टू बी एग्जैक्ट, इसके लिए सैंक्शन किए। वीनस के लिए जो शुक्रयान है, इसके लिए 1236 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिए, मतलब लगभग चंद्रयान से थोड़ा ही कम, क्योंकि ये ऑर्बिटर मिशन है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, उतना ज्यादा महंगा नहीं है, इसलिए 1236 करोड़ में ये काम हो जाएगा। और 1236 करोड़ में वीनस का सरफेस, एटमॉस्फेयर, वॉल्केनोज वहां पर कैसे हैं, और कैसे ही एक जमाने में अगर ये हैबिटेबल प्लैनेट रहा है तो इस तरह की स्थितियां इसकी कैसे बिगड़ गई, इन सब सवालों का जवाब का पता लगाने जो ये हमारा शुक्रयान 1236 करोड़ रुपए के टोटल बजट में वहां तक पहुंचेगा। तीसरा जो कैबिनेट का अप्रूवल है, जो रूलिंग का, जो वो है NGLV, एक नए तरह का लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। और ये लॉन्च व्हीकल, इसकी खास बात है कि ये रीयूजेबल है, इसका बार बार प्रयोग किया जा सकेगा, और हमारे जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS जिसके हम कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ 24 घंटे चक्कर लगाता रहता है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे, वैसे ही इंडिया भी ISS से मिलती जुलती तर्ज पे एक स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन, परमानेंट बेस इन दी स्पेस बनाने जा रहा है आने वाले समय में, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या BAS। और BAS तक सामान की सप्लाई करना और वहां से जितने भी मटेरियल और अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए एक रीयूजेबल व्हीकल का निर्माण करने जा रहा है। द नेम ऑफ द व्हीकल इज NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, और उसके लिए भी यहां पर पैसे जो है वो सैंक्शन कर दिए गए। तो एक साथ जो है 3-4 चीजों के लिए एक झटके में ही गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अमाउंट सैंक्शन किया है, और ये हमारे देश में जो स्पेस इंडस्ट्री है, जो स्पेस की रिसर्च है, और हमारे जो एरिया, जो पूरा क्षेत्रीय क्षेत्र, रीजनल जो एरिया है, कि यूरोपियन सुप्रीमेसी और जो व्हाइट सुप्रीमेसी की बात आती है कि हर चीज में वही लोग अमेरिकन और यूरोपियन ही आगे हैं, उसको भी एक ठीक ठाक चुनौती ये मिशन देता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।